and each star is bright and brighter and brighter, and it's led by Dr. Daud, who is brightest. That he has to decide because he has been instrumental in getting these stars together in the constellation to attend this August meeting on his subject. The more said about Dr. Dawood is less, and I would like him to come forward and introduce his subject and his people. And I hand over the mic to Dr. Dawood. Dr. Dawood, please come in. Thank you very much. First of all, I would like to extend my sincere gratitudes to the Zana family for allowing me on their platform to speak on. And of course, I welcome, rather I would thank uh, Rajiv Anandji, who is coordinating the entire show. Also, I understand that Mr. Sanjay Prasad and Mr. Swaminathan Murli are supposed to be the observers of this talk show today. So I thank to them as well. And also the wonderful host, Ali Bhai, Mr. Ali Shahinshah Sahab, Ali Bhai in love, I would say. Thank you for introducing me here. But I would say that my introduction here was slightly over the top. I am just just another guy. Dr. Dawood Farooqi is even is too much. You can call me Dawood. That's all right. And the reason which has been expressed here that I am here is that I studied a sort of subject subject area which is called evidence-based policy, and it is considered that evidence-based policy or evidence-based interventions, there are different variants of names, and evidence-based practices is the area which is known to be new or unique or novel in Indian society. And since I got this education and then further professional experience from United Kingdom, from Oxford University, so Zana family and Ali Bhai and Rajiv Bhai deemed me fit for talking here. All right, so I'm here. तो लेकिन मुझे एक इंस्ट्रक्शन भी था I will be expressing myself in हिंदुस्तानी, तो या उसको इंग्लिश भी कहा जाता है, तो I am breaking out in हिंदुस्तानी now. तो पहली बार दरअसल मकसद है, the purpose is that we have to understand the issue इस तरह से कि it goes closer to our heart rather than just being a bookish information. तो क्योंकि ये सिर्फ किताबी बात, एकेडमिक बात ना बनकर रह जाए, बल्कि हम क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड पॉलिसी लफ्ज तो कुछ बड़ा ही साइंटिफिक सा और हैवी वेट लगता है, लेकिन जब हम इसको समझते हैं तो ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है। और वो लोग जो एकेडमिया में नहीं हैं, जो साइंस में नहीं हैं, जो आम जिंदगी जी रहे हैं, लाइक जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसी जॉब में हैं जो कि साइंटिफिक मैटर से रिलेटेड नहीं है या एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए भी इस चीज़ को समझना और जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारी ज़िंदगी में वोट देने की अहमियत है। यानी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का हिस्सा है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, हम सबके लिए जानना जरूरी है। और क्यों मुझे ठीक लगा कि यहाँ पर इसको शुरू किया जाए और क्यों मुझे ठीक लगता है कि यहाँ पर इसका वाइड स्प्रेड यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो
एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो है इसकी शुरुआत करीब 40-45 साल पहले हुई। इससे पहले ये बायोमेडिकल साइंसेज में या मेडिकल प्रैक्टिसेस में जब एक्सपर्ट्स शुरुआत में सर्जन्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस को साइंटिफिकली रिकॉर्ड किया करते थे और उसको नेक्स्ट टास्क के लिए वो इम्प्रूव करने के लिए यूज करते थे। वर्ड एविडेंस इसमें यूं कहा जाता है, देखिए ये टर्म एविडेंस जो है वो लीगल वर्ड एविडेंस नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल प्रोसीजर, क्योंकि लीगैलिटी में वर्ड एविडेंस बहुत यूज होता है तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक कोर्ट से रिलेटेड या लिटिगेशन से रिलेटेड कोई मामला है। यहाँ पर हम एविडेंस कहते हैं साइंस की वो नॉलेज यानी वो डेटा जिसको साइंटिफिकली टेस्ट कर लिया गया है, टेस्ट रिटेस्ट करके उसको बार बार इस्टेब्लिश किया गया है और ये माना गया है कि ये साइंटिफिक नॉलेज जो है वो वेल इस्टेब्लिश्ड है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार और मुझे मौका मिला था जाना फैमिली में किसी और प्रोग्राम में टॉक करने का, तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे कि हमारी ये नॉलेज है कि वाटर को जब हम बॉयल करते हैं और उस 100 यानी हीट करते हैं, जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। जब भी आप उसको टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे उसमें बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह से साइंस जो है वो बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। अगर हम साइकोलॉजी में कोई एग्जांपल लें बिहेवियर साइंसेस में, तो ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि फ्रस्ट्रेशन जो है उससे एग्रेशन बढ़ता है, यानी फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएंगे तो एग्रेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन कम करेंगे किसी भी इंसान में तो एग्रेशन की क्वांटिटी या अमाउंट कम हो जाएगी। ये एक ऐसा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जिसको हम एविडेंस कहते हैं। हमारे पास इसके साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं, साक्ष्य हिंदी में कहते हैं, उन्हीं को हम एविडेंस कहते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से हर तरह की डिसिप्लिन में एविडेंसेस होते हैं, चाहे वो प्योर साइंसेस हों या वो सेमी साइंसेस हों या वो ऐसी साइंसेस हैं जिनको हम सोशल साइंस भी कहते हैं, जिनमें हम साइंटिफिक मेथड्स के जरिए डेटा जनरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। और उनमें जो एविडेंसेस, जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है और बार बार हम उसको उन्हीं कंडीशंस में टेस्ट करते हैं या कंडीशंस चेंज करके टेस्ट करते हैं और एक जैसा रिजल्ट आता है तो हम उसको एविडेंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंसेज में आप देखिए एक सर्टेन ओपिनियन जो है वो लोगों में एक सर्टेन बिहेवियर को बढ़ा रही है। इस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पर अगर बार बार रिसर्च करें एक जैसा रिजल्ट आएगा तो फिर वो एक एविडेंस बन जाता है। तो एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि एविडेंस जो है वो डेटा ही होता है, लेकिन हर डेटा एविडेंस नहीं कहा जा सकता। यानी कि आपने किसी बुनियादी तौर पर कोई डेटा कलेक्ट किया और ये कहा कि ये सब एविडेंस है, ऐसा नहीं। किसी भी डेटा को एविडेंस बनने में या कहलाने में वक्त लगता है। बहरहाल, तो ये थोड़ी सी रिसर्च वाली साइंस वाली बात हो गई। असल बात जो हम यहाँ पर आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहे हैं वो ये है कि एविडेंसेस जो हैं उनका इस्तेमाल हम आम लोगों की ज़िंदगी में जब किया जाता है तो वो यूं ही नहीं किया जाता। इसकी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि पब्लिक लाइफ को मैनिपुलेट करना, पब्लिक लाइफ को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि उसमें कोई सर्टेन सोशल या बिहेवियरल या इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आए, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। ये परमिशन गवर्नमेंट को ही हासिल है
और वो इस काम को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करते हुए। और इस एक्टिविटी को पॉलिसी मेकिंग कहते हैं, जिसमें आमतौर पर वो पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स वगैरह हैं डिज़ाइन करते हैं। या मान लीजिए कि कोई डिजीज आउटब्रेक हो जाता है, हमारे डॉक्टर शाहीन साहब यहाँ मौजूद हैं, जानते हैं कि वैक्सीनेशन किया जाता है। तो भाई मान लीजिए कि जापानीज इंसेफेलाइटिस एक बीमारी है, अक्सर उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है फैल जाती है जब बारिश आती है। दिमागी बुखार जिसको कहते हैं, उससे कुछ बच्चों की डेथ भी हो जाती है। अब मान लीजिए हमारे पास एविडेंसेस हैं, ये बात साबित करते हैं कि मैस वैक्सीनेशन ही इस प्रॉब्लम का हल है। और मिनिस्टर्स जो हैं या चीफ मिनिस्टर जो हैं वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, इस एविडेंस पे हम भरोसा कर रहे हैं, मैस वैक्सीनेशन होगा। तो उसके बाद एक और एविडेंस की ज़रूरत है। क्यों? मार्केट में दो या तीन तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। एक होती है वो हैमस्टर किडनी से बनाई जाती है, एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, तरह तरह की वैक्सीन है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी कि साहब आप हमारी वैक्सीन खरीदिए। क्या एविडेंस है कि कोई एक वैक्सीन जो है वो दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव है और लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी और गवर्नमेंट की कॉस्ट पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा? तो हमारे पास फिर से एविडेंस जनरेट करने की ज़रूरत है कि मोस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन कौन सी है। फिर गवर्नमेंट को अपनी इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की जरूरत होगी कि वैक्सीन ए वर्सेस वैक्सीन बी वर्सेस वैक्सीन सी, कौन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर हम साइंटिफिक नॉलेज को एविडेंस में कन्वर्ट करके फिर उस एविडेंस की मदद से डिसीजन ले रहे हैं हम, मतलब गवर्नमेंट, और पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन किया जाए। तो बहरहाल, तो ये हो गया एविडेंस का इस्तेमाल। और इस तरह से पॉलिसी फॉर्मेशन जब किया जाता है तो उसको एविडेंस बेस्ड पॉलिसी कहते हैं। मुझे जो मौका मिला, क्या मैं अपनी बात जारी रखूं या कोई और क्वेश्चन है इस दरमियान में, अली साहब? जी जी, मुझे ये पूछना था कि ये आजकल जी के जो करियर्स में हैं, बच्चे चाहते हैं अदर देन जी इंजीनियरिंग एंड ये जो आपका है मेडिकल या बायोकेमिस्ट्री और उसका, तो इसमें कैसे हम इसको इसका प्रचार कर सकते हैं या इसके बारे में बता सकते हैं? क्योंकि ये एक जो आपने बयान किया है, बड़ा जी अच्छा बयान किया है। तो अगर जैसे अलीगढ़ में काफी लोग होंगे, बच्चे होंगे, बट इसकी इसकी जो पढ़ाई के लेवल है, ये क्या बीएससी से शुरू होती है या इससे इसके बाद शुरू होती है? क्या इसकी लेवल जैसे बच्चा आ गया कोई स्कूल से 12वीं पार करके और उसको मेडिकल नहीं मिली सीट, तो वो जरा पेशेमान हो जाता है और अफसोस में रहता है। तो क्या ये एक ऑल्टरनेट हो सकता है टू हिज ड्रीम्स, टू हिज एस्पिरेशंस? जैसे हमारी हमारी घर में देखिए, हमारे बच्चे को वो नंबर तो मिले मगर वो नहीं मिला, कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल। तो by being ordinary people, we can't afford private colleges, तो उसने अप्लाई किया एंड ही गॉट इनटू कॉलेज विच कहते हैं जो आपको माइक्रोबायोलॉजी सिखाता है। तो फिर उसने ही गॉट इज ओल्ड ऑल्टरनेट। मगर देखिए, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हम अगर ये नहीं तो कुछ और हो, और उसमें हमको प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस दैट कि हमारा भी इसमें नाम बने और हम जैसे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएं और रोशन करें। तो कुछ ऐसा है जो मतलब जिस चीज पे कहते हैं इसका वो हो सकता है यूएसपी जो होता है, डॉक्टर साहब? जी जी। हो सकता मेरा बहुत मेरा सवाल कुछ अजीब गरीब है कोई भी? नहीं नहीं, बहुत ही रिलेवेंट सवाल है कि आप ही जानना चाह रहे हैं कि क्या ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लोगों की वोकेशनल लाइफ में एक अच्छा स्कोप है या नहीं। तो मैं ज़रूर इस बारे में
तबसरा करूंगा, लेकिन इसमें ये बात, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, इंडिया के लिहाज से लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, डाउट्स हैं, तो मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ये दूंगा कि मैं खुद इस सब्जेक्ट में कैसे आया, मैंने खुद क्यों चूज किया है, जी। और उसके बाद फिर मैं इसकी इंडिया में एप्लीकेबिलिटी की तरफ आता हूँ, और फिर हम लोग समझ लेंगे कि इसकी वोकेशनल एक्सेप्टेंस इंडिया में कैसी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जी। साइकोलॉजी में पीएचडी की जी। 1998 से 2002 के जी। दरमियान। और उस दौरान मैंने एक बहुत ही पेड़ा हो अ, और उधर कर दो। खुर्रम कौन है शेरवानी कौन? साहब, अपना आप खुर्रम शेरवानी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। बचान आप भाई माइक बंद कर ले जो हैं अभी। प्यार में थैले जी पे टिफिन लेकर आया 3 खाने का। हाँ मैं भाई चला मैंने हेलो, कहा यही लाया गया ये ये तो किसका माइक पता है? है एक जैना फैमिली, आप अपनी तरफ से सबके माइक बंद कर सकते हैं क्या? हाँ। जी। तो मैं जब पीएचडी कर रहा था, तो मेरी ख्वाहिश थी किसी मुख्तलिफ और ज़्यादा अप्लाइड टाइप के टॉपिक को चूज करने की। तो मैंने चाइल्ड अब्यूज, जो यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबरर्स पे काम करना शुरू किया, हाँ। हाँ। और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, जो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर उसका इफेक्ट देखा, हाँ। और इस स्टडी को इंटरनेशनली काफ़ी पसंद किया गया, और मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक इनविटेशन भी मिला कि मैं वहाँ पे पॉलिसी कंसल्टेशन कमेटी में भी शामिल किया गया था उस वक्त, और अपने स्टडी का प्रेजेंटेशन करने के मौका मिला। तो मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ पे ये एक्सप्रेस किया कि मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं पीएचडी करूँगा, अपनी रिसर्च वर्क करूँगा, तो ये जनरल मासेस को, यानी पब्लिक को डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई करेगा। You are not audible here. Mine is audible. भाई ये किसी का माइक, प्लीज जी। म्यूट योर माइक। हाँ। हाँ, अब वो म्यूट हो गया जी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने अपने इस कंसर्न को एक्सप्रेस किया, तो मुझे, आई एम कीपिंग इट शॉर्ट, मुझे ये बताया गया कि आप जो जो काम करना चाह रहे हैं, कि अपनी आउटकम्स को, अपनी स्टडी के आउटकम्स को, रिजल्ट्स को पब्लिक के एप्लीकेबल बनाना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। हाँ, सॉरी। तो उसके लिए आपको एविडेंस बेस्ड अप्रोच को स्टडी करना होगा। अच्छा। हाँ, ये मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया, और बताया कि यूनाइटेड नेशंस की जो मेजर बॉडीज हैं, यूनिसेफ हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो भी हाँ। हैं, हाँ। आईएलओ हैं, वो सब एविडेंस बेस्ड अप्रोच को ही फॉलो करके अपनी ग्लोबल साइंटिफिक रिजल्ट्स को, फाइंडिंग्स को जो है वो अप्लीकेबल बनाना है। हम्म। तो मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, और पता चला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफर्स सच अ कोर्स। तो मैंने वहाँ जाकर, बहरहाल मेरा किस्मत थी कि मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया, और इट हैपेंस टू बी द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो खैर, और वहाँ पर मैंने ये पहला जो चैलेंज आया वो ये था कि क्योंकि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डेवलप्ड वर्ल्ड में यूज़ की जाती है, और वो लोग अपने कोर्स का फॉर्मुलेशन भी डेवलप्ड वर्ल्ड के हिसाब से ही रखते हैं, तो मुझे उसको डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया के लिहाज से उसको ट्रांसलेट करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ी, और थोड़ा अपने टीचर्स से, इंस्ट्रक्टर्स से थोड़े से बहस और मुबाहिसा भी करना पड़ा, झगड़ना भी पड़ा कि भाई मैं यहाँ पे कहाँ फिट होता हूँ। आप तो एग्जाम्पल्स भी लेते हैं तो डेवलप्ड वर्ल्ड के लेते हैं, और आप लोग डेवलप्ड हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, और हमारे यहाँ आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। खैर, तो हाँ, हमको इनका मेरा खुला हुआ बंद। बहरकैफ, तो मुझे वहाँ पर कुछ वक्त लगा ये फॉर्मुलेट करने में कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इंडिया के लिए कैसे यूजफुल हो सकती है। और इस बीच हमें वहाँ पे
बहरहाल मुझे मौके मिले वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जॉब भी की, उसके बाद एक रिसर्च थिंक टैंक की इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ। इस सब में जो था मेरे लिए जो है काफ़ी मौके ऐसे आए कि मैंने जो है इन नॉलेजेस को प्रोसेस किया और इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए। और उस दौरान मुझे इंडिया की जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी के कुछ मेंबरान थे उनसे भी बात करने का मौका मिला। पता ये चला कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो है वो इंडिया की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका था, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। और ये सब बातें मुझे कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बताई थी और वक्त लगेगा कि वो अप्लाई होगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि अ, उन्होंने एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को फॉलो किया गवर्नमेंट लेवल पर। और जो डेवलप्ड हैं वो हमेशा से डेवलप नहीं थे, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है और इस प्रोसेस में इस मेथड को भी डेवलप किया है। डॉक्टर साहब एक तो चीज आपसे, ठीक है, आप चलिए चलिए चलिए, हाँ हाँ। जी 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 बताएं। मैं ये पूछना चाहता था, आप डेवलप कर रहे कंट्रीज की बात कर रहे हैं, बट दे हैव गैदर्ड ऑल द एविडेंस and experiments from developing countries, and नहीं based on these experiments and evidence they have become developed. ऐसी बात तो नहीं है? I'm sorry if I'm नहीं देखिए, आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा अच्छा सवाल है, एक एक अंदरूनी सवाल है पॉलिसी हाँ मेकिंग का। देखिए, जिस सोसाइटी के को आप डेवलप करना चाह रहे हैं हाँ हाँ उसकी उसकी पहले कमियां आप तलाश करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, पहले उसमें लूप होल्स तलाश करेंगे, गैप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट तलाश करेंगे। ठीक है, हम्म उसके बाद आप ये पता करेंगे कि कौन से इंटरवेंशंस हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं हम्म जिनको इंट्रोड्यूस करने के बाद हम्म आप अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हम्म ठीक है, तो इसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं और एविडेंस जनरेट करते हैं। हम्म जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक पॉवर्टी रिडक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा मॉडल है हाँ हाँ मेक्सिको का। मेक्सिको हाँ एक ऐसा कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस के आसपास पास है, हाँ सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है, मिला हुआ है, नेबरिंग कंट्री है। और इसकी पॉवर्टी और इसकी जो भी इकोनॉमिक डायनामिक्स है उसके लिए अमेरिका हमेशा कंसर्न रहता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो यूनेस्को में इंट्रोड्यूस किए गए पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। अच्छा, वहाँ की जो सोसाइटी है वो कल्चरली अमेरिका से डिफरेंट, और वहाँ पर सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा है। यानी वहाँ पर लोगों का जो मेंटल सेट है वो काफ़ी फॉरवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है, वो लोग लिटरेट भी हैं, लेकिन उनके यहाँ पे क्राइम रेट और करप्शन बहुत ज़्यादा है। और उनके यहाँ एक लेड बैक अप्रोच बहुत ज़्यादा है, और लोगों में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, काम करने की टेंडेंसी नहीं है। और इस सब के बीच जो है वो सोसाइटी रन कर रही है। तो कई सारे ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के या पॉवर्टी रिडक्शन के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए थे जो फेल हो गए। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक था टोटिया सब्सिडी प्रोग्राम है, टोटिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। टोटिया जैसे कि हमारे यहाँ चपाती होती है, वैसे ही वहाँ का जो स्टेपल फूड है उसको टोटिया कहते हैं। तो वो कॉर्न की बनी होती है, मक्का की। उसको गवर्नमेंट ने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया फैमिलीज को। लेकिन वो कोई एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम नहीं था। किसी के माइंड में आया, किसी पॉलिसी मेकर के माइंड में आया कि लाइए फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए जो है हम टोटिया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करें तो उनके ऊपर से एक इकोनॉमिक बर्डन कम हो जाए। लेकिन इसमें वहाँ का जो माफिया कार्टल्स जो थे वो इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने
ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा करप्शन करके और इसमें से इसके जो इफेक्टिवनेस थी उसको बहुत खराब कर दिया और ये प्रोग्राम फेल हो गया वहाँ पे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जी जी जी। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के कुछ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने एक प्रोग्राम रन किया वहाँ पर, पहली बार शुरुआत की, हाँ। जिसको उन्होंने नाम दिया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। अच्छा अच्छा। जी। और उसको बल्कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर का नाम दिया गया था। जी जी जी। इसमें इसमें ये था कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है फैमिलीज को, पुअर फैमिली या क्वालिफाइंग फैमिलीज को डायरेक्ट की जाती थी, हाँ लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती थी। जी। और वो कंडीशंस भी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड होती थी, जैसे कि बच्चों की स्कूल अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, ये कंडीशन होती थी। उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी फ्री मेडिकेशन है वो उनको पूरी सही वक्त में मिलनी चाहिए। प्रेग्नेंट वीमेन की जो वैक्सीनेशन और हेल्थ सपोर्ट है वो मिलना चाहिए उनको। इस तरह के ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जिनको पूरा करने पर ही फैमिली को कैश प्रोवाइड किया जाता था। एक और कंडीशन लगाई थी कि चूंकि मेल जो थे वो लेट बैक थे, ज्यादा काम नहीं करना चाहते थे, दे हाँ वुड सही ब्लो बात। अप। हाँ, दे वुड ब्लो अप मनी इन गैम्बलिंग एंड या फिर ड्रग्स। ड्रिंकिंग में। तो उन लोगों ने ये भी रूल बना दिया कि जो हाउस लेडी है उसको ही पैसा डिलीवर किया जाता था। लेकिन ये पॉलिसी और भी फुल प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये किया कि इसको इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप में डिलीवर किया। यानी उन्होंने क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किया पॉपुलेशन के, और उन क्लस्टर्स में कंपैरेटिवली इसको इंट्रोड्यूस किया। तो इसको एक एक रिसर्च में एक डिज़ाइन है जिसको क्लस्टर रैंडमाइजेशन डिज़ाइन कहा जाता है। उसको उसको फॉलो करते हुए ये पैसा उन्होंने कंडीशनल कैश ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट किया। पिछले कुछ सालों पहले हमारे यहाँ भी एक एक पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था कंडीशनल कैश ट्रांसफर का। वो खैर अलग बात है, अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इंडिया में, लेकिन उसके कुछ ट्रायल्स कुछ जिलों में किए गए। बहरहाल, तो अब बहुत सारे और इंट्रिकेसीज हैं पॉलिसी से रिलेटेड जो शामिल होती है। कोई भी पॉलिसी कहीं से इंपोर्ट करना उतना आसान नहीं होता। खैर, तो हाँ, तो मेक्सिको में ये एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा कामयाब, और इतनी इसकी हाई इफेक्टिवनेस आई कि उसके बाद साउथ अमेरिका के कई सारे कंट्रीज ने, जैसे कि कोलंबिया है, ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में, अर्जेंटीना में, पेरू में, इन सब कंट्रीज में इसको यूज़ किया गया, बहुत कामयाब हुआ। उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्रीज के भी कुछ पुअर सेक्शंस में शिफ्ट हो गया, और वहाँ भी इसके रिजल्ट्स बहुत ही इफेक्टिव आए हैं। तो इससे इसमें ना सिर्फ ये कि इंटरवेंशन डिलीवर किया, गवर्नमेंट की पॉलिसी को रोल आउट किया गया, बल्कि उससे साथ साथ डेटा भी जनरेट करते रहे, जो कि सोशली एक्सपेरिमेंटल लेवल पर था। और उससे क्योंकि लगातार इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथन हो रही थी, तो ये सिर्फ डेटा ना रहकर एक एविडेंस बन गया। एविडेंस ये बन गया कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर एक ऐसा इंटरवेंशन है जो अगर उसके कंडीशंस को सही से फुलफिल किया जाए, तो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सही से फॉलो किया जाए, तो वो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रियलाइज करता है। ये एक नॉलेज नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन या डेटा नहीं है, ये एक एविडेंस है, ठीक है। अच्छा। तो हाँ, ये एक साक्ष्य है, और इस साक्ष्य पर आधारित यानी एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज बनाकर और दूसरी सरकारें भी इसको अमल करती हैं। और जहाँ पर एक जगह पर साक्ष्य या एविडेंस डेवलप हो जाते हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करा जाता है दूसरी लोकेशंस पे भी। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं कि अगर एविडेंस, किसी भी पॉलिसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में एविडेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वहाँ पर रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक एक वाकया हुआ हमारे इंडिया में। जी जी जी। तो इंडिया का वाकया है, सुने
तो देखिए, जब भी किसी पॉलिसी को किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरी सोसाइटी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें 4 पैरामीटर्स पर उसको जो है वो टेस्टिफाई किया जाता है, यानी कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी। ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं जिनके पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उस पॉलिसी को ट्रांसपोर्ट करके नई जगह पर लाया जाता है। तो एक जमाना था काफी साल पहले, जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर थे, तो यानी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के मतलब, तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए कोई पॉलिसी यूज की जाए। तो उनके किसी इकोनॉमिक एडवाइजर ने उसी टोटिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का डिस्कशन किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस प्रोग्राम की शुरुआती हाईलाइट, जो उसका मॉडल था, उसी को कंसिडर किया और ये नहीं देखा कि उसका एविडेंस क्या था। एविडेंस जो था वो सक्सेस का नहीं था, फेलियर का एविडेंस मौजूद था। वो इकनॉमी जो है वो वो स्कीम जो है फेल हो चुकी थी अपने ही कंट्री में, लेकिन यहाँ पर उस एविडेंस को फॉलो शायद नहीं किया गया और उसको कॉपी करते हुए आंध्र प्रदेश में एक चपाती डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो उसके सोशल रिपरकशन ऐसे हुए कि वो प्रोग्राम पूरी तरह फेल हो गया और अपोजिशन ने उस प्रोग्राम की धज्जियां बिखेर दी। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो एक तरीका, हर जगह हर कंट्री में एक तरीका है कि जो अपोजिशन ने उस पर अटैक किया कि साहब इन्होंने तो लोगों को भिखारी बना दिया है और लाइनों में लगा दिया है रोटी। बट एनीवेज, तो मतलब उसके जो सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल रिपरकशंस थे उसको स्टडी किए बिना और उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। तो वो एक्टिविटी जो थी वो एविडेंस बेस्ड नहीं थी, तो फेल हो गई। लेकिन अब चूंकि किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, उसमें लोगों को एम्प्लॉय करने में, उसके बाद उसमें रिसोर्स जनरेट करने में, फिर उनको उनके डिस्ट्रीब्यूशन में करोड़ों का खर्चा होता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि वो कामयाब हुई या नाकामयाब हुई। तो अगर आप, यही हुआ, इतना सारा रिसोर्स वेस्ट किया। अगर आप पहले से ही एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करें किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ये भी है कि जैसे अमेरिका में एक बार ऐसा हुआ कि डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी कांग्रेसमैन ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। उस वक्त पिछले कुछ सालों में जो है वो यूएसए में स्कूल्स में बुलिंग का बहुत ज्यादा मामला था और बहुत ज्यादा मशहूर भी हुआ था, दुनिया भर में इसकी चर्चा थी कि स्कूल में बच्चे जो है दूसरे बच्चों को धमकाते हैं, मारते पीटते हैं, बहरहाल जो भी है। फिर पहले तो ये हुआ कि उन बच्चों को एक क्रिमिनल एम्बिट में लाया जाए, लीगल प्रोसीजर में, लेकिन वो फिर और भी नुकसानदेह हो रहा था। तो एक कांग्रेसमैन ने ये इंट्रोड्यूस किया कि इन बच्चों को स्केयर किया जाए, डराया जाए, ताकि वो इस तरह की हरकत ना करें, बुलिंग ना करें। और उस प्रोग्राम का नाम रखा गया स्केयर स्ट्रेट प्रोग्राम। अच्छा, स्केयर स्ट्रेट में ही था, मतलब स्केयर करके डरा के ठीक कर दो, स्ट्रेट कर दो उनको बिल्कुल। तो उसका उसका तरीका ये था कि उन बच्चों को जो बुलिंग के रजिस्टर्ड होते थे, इनके खिलाफ जो स्कूलों में बुलिंग की रिपोर्टिंग होती थी, उनको स्कूल की वैन में या किसी जगह पे किसी गाड़ी में बिठाकर जेलों में ले जाते थे और जेल की विजिट कराते थे उनसे, और उनको दिखाते थे कि देखो जेलों में कैदी जो है वो किस हालत में है और आपको ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए कि आगे चलकर आप जो क्रिमिनल बने और फिर जो है आप कैदी बन जाएं। और कैदियों से इंटरव्यूज भी लिए जाते थे ये साबित करने के लिए कि वो लोग पहले बुलिंग किया करते थे स्कूलों में, उसके बाद वो क्रिमिनलिटी में आ गए, फिर वो दे एंडेड अप इनटू जेल्स। तो बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर देकर और फिर वापस छोड़ दिया गया। किसी ने इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट स्टडी नहीं किया, कोई
एविडेंस जनरेट करने की कोशिश नहीं की। हम्म, लेकिन बाद में किसी एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकर को ध्यान आया इस प्रोग्राम का, तो उसने उसका एक एविडेंस बेस्ड इम्पैक्ट इवेल्युएशन किया। हम्म, और उसने कई साल बाद तो उसने हम्म, डिस्कवर किया कि जिन बच्चों को स्केयर्ड स्ट्रेट प्रोग्राम के तहत जेल विजिटेशन कराया गया था, हम्म, उनमें ज्यादातर बच्चे जो है वो क्रिमिनल होकर और जेल पहुंच गए। हाँ, मतलब ये इसका इम्पैक्ट ही उल्टा आया। ये होना ही होता है, चाहिए था कि होता है। जी। तो उसमें काफी थ्योरेटिकल लेवल पर जानकारी हासिल की गई, थ्योरेटिकल स्टडीज भी की गई, साइंटिफिक स्टडीज भी की गई। पता ये चला कि जो जो थ्योरेटिकल कनेक्शन था वो रॉन्ग था। थ्योरेटिकल कनेक्शन ये रॉन्ग बनाया गया कि स्केयर कर दोगे तो स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो स्केयर होने के बजाय इंस्पायर हो गए। हाँ। उन्होंने कैदियों को देखा, उनको आइडोलाइज किया, उन्हें लगा कि दे आर मैच्योर पीपल। वो जो हम्म, है टैटू बनवाते हैं, वो हम्म, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, और उनका हम्म, बड़ा खौफ है सोसाइटी में। जेल में भी उनका कार्टेल चलता है, लोग डरते हैं, ग्रुप्स होते हैं। इन और सब काम चीजों काज से है नहीं। जी, इन सब चीजों से वो जो बुलिंग करने वाले बच्चे थे वो और ज्यादा इंस्पायर हो गए। उन्होंने और अपना क्रिमिनलिटी को और बढ़ा दिया, हम्म, या किसी तरह से उनकी क्रिमिनलिटी बढ़ गई, और उनमें से ज्यादातर वो जेल ही पहुंच गए। उन्होंने जेल को अपना बीइंग इनमेट बिकेम देयर आइडियलिज्म। तो बहरहाल तो ये होता है कि प्रोग्राम्स जो हैं वो दे फेल टू डू देयर एक्सपेक्टेड इफेक्ट, दे डू हार्म देन गुड। तो अगर हम्म, आप एविडेंस बेस्ड चल रहे हैं, अच्छा, तो अब ये चीज सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए नहीं है। हम्म, जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, वो तो सारी गवर्नमेंट करती है। तो सभी गवर्नमेंट्स को जरूरत है कि उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो इफेक्टिव हों, कॉस्ट हम्म, इफेक्टिव हों, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। क्योंकि पता चला आपने कोई प्रोग्राम रन किया, अब उसको 2-3 साल की जो है मैच्योरिटी टाइम दिया, उसके बाद उसका इम्पैक्ट एवेल्युएशन करवाया किसी थर्ड पार्टी से, किसी एकेडमिशियन से। हम्म, अब पता चला रिजल्ट आ रहा है कि अरे इम्पैक्ट में तो रिजल्ट गलत आ रहा है, इतना हम्म, सारा रिसोर्स वेस्ट। फिर आप थर्ड पार्टी पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई जरा इम्पैक्ट एवेल्यूशन में रिपोर्ट सही दिखा दो। तो इस तरह से तो डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट के लिए तो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, और आपके पास एविडेंस हो, तभी हम्म, आप किसी प्रोग्राम को रन करें और उसके इफेक्टिवनेस को रियलाइज करें। खैर, तो अब मैं इसकी एजुकेशन की तरफ आता हूँ। अब आपने हाँ, समझ लिया कि हमारे यहाँ पर कितनी ज़रूरत है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी के हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की। हाँ, तो जब एविडेंस बेस्ड पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, तो एविडेंटिस्ट की भी ज़रूरत होगी, उन रिसर्चर की भी ज़रूरत होगी बहुत बिल्कुल ज़्यादा, बिल्कुल। हाँ। जो इसमें गवर्नमेंट को मदद करें, फैसिलिटेट करें। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा और एक फर्टाइल और एम्बिशियस एरिया ऑफ वोकेशन है या नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, अब मामला ये आता है कि ये ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हम्म, बेसिकली इसमें यहीं पे एक इशू है। हम्म, जैसे कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका कहना हम्म, है कि साहब एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो है वो डिसीजन को ह्यूमन से साइंस की तरफ ले जाती है। यानी कि ह्यूमन कंट्रोल काफी हद तक डिसीजन मेकिंग में कम हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती हम्म, है। तो अब इसके लिए एक पॉलिटिकल विलिंगनेस की भी जरूरत होती है। हम्म, कुछ एरियाज हैं जिसमें पॉलिटिकल विलिंगनेस को सरपास किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर। हम्म, एग्रीकल्चर में हम अगर सही काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। लिहाजा हमें एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। तो काफी हद तक इंडिया में एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चल रही है। हेल्थ में बहुत जरूरत है, और इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन एरियाज में तो अर्जेंट नीड है। अच्छा, अब आपने सवाल किया कि इसके लिए कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो देखिए, एविडेंटिस्ट बनने के लिए अलग से कोई कोर्सेज ऐसे नहीं है। हालांकि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी का जो कंसंट्रेशन है वो वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी टीचिंग होती है। जब से टोनी ब्लेयर ने एविडेंस बेस्ड पॉलिसी के
फेवर में, जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे टोनी ब्लेयर, उन्होंने उसके फेवर में एक माहौल क्रिएट किया। छोटे से इंग्लैंड में तकरीबन 200 थिंक टैंक इस्टेब्लिश हुए, जो कि अब डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज बन चुके हैं बहुत सारे, और उसमें टीचिंग भी शुरू की और इस एरिया में ट्रेनिंग भी शुरू की। इसके लिए बेसिकली एक रिसर्चर होना जरूरी है, और एविडेंस बेस्ड अप्रोच, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी कोई एक अलग से डिसिप्लिन नहीं है, ये हर डिसिप्लिन को में इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप साइकोलॉजी के हो, जरूरी नहीं कि आप मेडिकल साइंस के हो, आप जूलॉजी बॉटनी के हो, आप अगर एविडेंस बेस्ड अप्रोच में जाना चाहते हैं तो आप उसकी अप्लाइड साइड में जा रहे हैं, एंड देन यू आर चूजिंग टू मेक द स्टडीज विच आर अप्लाइंग टू द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। जी जी जी। तो इस तरह से वोकेशनल एरियाज हैं। तो उसके लिए तरीका ये है कि मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जी या पीएचडी के जो टॉपिक्स हैं उनको एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस की सिंथेसिस पर फोकस किया जा सकता है। तो वोकेशंस जो हैं उसके लिए एक अलग से डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करना जरूरी नहीं है। किसी भी डिसिप्लिन के लोग जो हैं वो इस पार्टिकुलर स्पेशलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं अपने अपनी एक्टिविटी में। और सब देन दे एक कुड, जी हुकुम। एक एक चीज थी कि इसमें ये जो है आपका, इसमें रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनेंस का है। तो हो सकता है फाइनेंस के कमी होने के कारण ये इतना डेवलप नहीं हो पाया है। और हो सकता है कि इस ऐसे सब्जेक्ट के लिए स्पॉन्सर्स चाहिए होंगे, स्पॉन्सर्स जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काफी बड़े बड़े हैं। तो कुछ ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब, सॉरी, आप जस्ट मैं एक चेन ऑफ थॉट था जो मैं अब थ्रो बैक कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आप सरकारी तरफ ले जाएंगे तो सरकारी में तो ब्यूरोक्रेसी इसको ऐसा घोट देगी गला कि उसका कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा आपको। हम्म। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं है। जी जी। बाकी जैसे आप लोग हैं क्लियर माइंडेड पीपल और इनोवेटिव पीपल, इसके लिए तो डेफिनेटली स्पॉन्सर चाहिए, एंड स्पॉन्सर हु कैन see the gold at the end of the rainbow। तो ये चीज है। बट व्हाट आई एम देखिए, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मूव लूंगा। अगर आप अपने एक पर्सनल डिसीजन से या किसी प्राइवेट स्पॉन्सरशिप से एविडेंस बेस्ड पॉलिसी या एविडेंस बेस्ड रिसर्च को बढ़ावा देते हैं, कुछ काम करते हैं, तो अपने पर्सनल क्रेडेंशियल्स को इम्प्रूव करने में या अपने नाम के आगे कुछ टाइटल्स ऐड करने में ये आपको मदद कर सकती है। पब्लिकेशंस होंगे, आपने ये काम किया, वो काम किया, दैट्स गुड। लेकिन असल में एविडेंस का सही इस्तेमाल या अल्टीमेट इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट्स ही करती है। हाँ, ये हो सकता है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी एविडेंस बेस्ड जा सकती हैं। बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज, हाँ, यूनिवर्सिटीज अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कैसे टीचिंग को इम्प्रूव किया जाए, कैसे रेजिडेंशियल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स को बेहतर बनाया जाए, कैसे ऐसे मेथड्स यूज किए जाए जिससे वर्ल्ड रैंकिंग में वो जगह बना सकें, इसके लिए भी एविडेंस बेस्ड अप्रोच यूज की जा सकती है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे इनपुट्स हैं, ये जो छोटे छोटे सेटअप्स हैं, इसमें भी एविडेंस बेस्ड को यूज किया जा सकता है, जिसमें कम से कम एक इंस्टीट्यूशन में एक एक्सपर्ट जो है वो एविडेंस बेस्ड गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय किया जा सकता है। और उसके लिए वो चाहे तो मुल्क से बाहर से ट्रेनिंग ले सकते हैं, या हम जैसे लोग जो कुछ सीख कर आए हैं वो नए लोगों को सिखा सकते हैं, और कोशिश भी कर रहे हैं इस एरिया में। लेकिन जो वाइड स्प्रेड रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट लेवल से ही होगी, क्योंकि असल में जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो गवर्नमेंट लेवल पर होगी। और अगर गवर्नमेंट में पॉलिटिकल विलिंगनेस है
या ब्यूरोक्रेटिक विलिंगनेस है कि हाँ। नहीं हम अपने, देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले, कुछ साल का मतलब ही 15 साल पहले मान लीजिए, हम्म, अ, एक एक बॉडी है गवर्नमेंट में, हम्म, पार्लियामेंट्री बॉडी, पार्लियामेंट्री, हम्म, एक PMES करके एक बॉडी है जो कि हम्म, ब्यूरोक्रेट्स की परफॉर्मेंस को जो है रेगुलेट करती हम्म, है। इसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवेल्युएशन सिस्टम। ये हम्म, पार्लियामेंट्री कमेटी है एंड इट कम्स डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम्म, तो इसने रिकमेंडेशन दिया था, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दिया था हाँ, कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी को हाँ, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स को यूज करना चाहिए, और जो ब्यूरोक्रेट्स अपने डिसीजंस को एविडेंस बेस्ड बनाएंगे हम्म, अ, उनको जो है इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, हम्म, स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट की एक रिटन विलिंगनेस में ये चीज शामिल है। यानी उनका एग्जाम्पल भी यही था, जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और वो कोई डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए पब्लिक लाइफ में किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में, अगर वो कहते हैं कि लाठी चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उस डिसीजन को वो जनरेट करने के लिए वो एविडेंस का यूज करते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि अपना एक अपनी थिंकिंग को, डायरेक्ट डायरेक्ट थिंकिंग को सिर्फ इंडिविजुअली यूज करें, वो एविडेंस का भी सहारा लेते हैं अगर, तो अगर ऐसा डिसीजन कामयाब होता है तो उसको एग्जाम्पल बनाया जाएगा और उसका इंसेंटिव, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं, हो नहीं रहा है एक्चुअली। हालांकि ऊपर से गाइडेंस है लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स को जैसी आज़ादी भी कम होती है बहुत सारे मामला में, और तो ये इश्यूज। एक और चीज आपसे बड़ी मैं अजीब गरीब चीज पूछ रहा हूँ, ये भाई मेरे दिमाग में चल रही है, हालांकि ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जी एविडेंस बेस्ड। आजकल ये जो है आपका दौर चला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो जी इसमें आपको कितना फायदा हो सकता है, कितना वो नुकसान हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी ऐसी एविडेंसेस गैदर करता है, जैसे फेस रीडिंग, रेटिना रीडिंग, वो रीडिंग मैंने एक प्रोजेक्ट किया था बहुत दिन पहले कैप्चर का। तो उसमें जो मैंने ट्रांसलेशन किया था फ्रॉम इंग्लिश टू चाइनीज, तो मैं भी कांप उठा था, ये कोविड के टाइम कांप उठा था कि क्या क्या है, क्योंकि वो सारी सारी आपका डेटा ही पेश कर देता है। और ये जो कोविड वैक्सीन आई थी बीच में, कहते हैं जो शुरू में लगवाई फिर बाद में लगवाई, फिर मैं आंध्र प्रदेश में कहीं घूम रहा था किसी गांव में, मेरे फोन पे आया खड़ाक, अन्ना इंजेक्शन। मैंने इग्नोर किया कई दिन तक, मगर फिर मुझे नियरेस्ट क्लिनिक पे, मोहल्ला क्लिनिक समझिए, वहां पे जाके लगवाना पड़ा, क्योंकि अच्छा। वो छोड़ ही नहीं रहे थे मुझे। अब ये दोनों चीजें जो हैं, ये इसमें आप लोग क्या क्या तालमेल हो सकता है, या कुछ इस ये दोनों को इस्तेमाल करके कहीं आगे बढ़ोतरी हो सकती है, या ये दोनों अलग अलग इनका रूट है, जैसे रास्ते हैं? देखिए आपका सवाल बड़ा अच्छा है, हम्म, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की जरूरत है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी का जो मैं एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रहा हूँ, हम्म, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो है वो एक डिसीजन मेकिंग का अ, एक तरीका है हम्म, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपना इमीडिएट डिसीजन मेकिंग जो है, यानी अपनी इंट्यूशन, आइडियोलॉजी या पर्सनल फीलिंग या किसी बायस के बिना पर ना लेकर हम्म, किसी पिछले एस्टैब्लिश्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पर ले रहा है, ये हो गया डिसीजन मेकिंग, ये एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो गया। और वो एस्टैब्लिश्ड एक्सपीरियंस जो आ रहा है वो रिसर्च के जरिए आ रहा है, ठीक है। आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एक वक्त था हम अपने नॉलेज को प्रोसेस करने के लिए जो टूल यूज करते थे वो पेपर एंड पेन था। हाँ 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 फिर वो प्रोसेस, वो टूल जो है वो प्रोग्रेस करके कंप्यूटर में कन्वर्ट हो हाँ गया। हाँ हाँ लेकिन उस वक्त कंप्यूटर में जो है हमने ऐसे एल्गोरिदम्स इंट्रोड्यूस नहीं किए थे
जी जी। कि वो एक लिमिटेड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। हम्म अब हमने उसको कुछ ज्यादा एडवांस कर दिया है। हम्म अब वो पिछली जो हमारी स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके एक नई इंफॉर्मेशन जनरेट करने में हम्म सक्षम है। ठीक है। जी। लेकिन लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी एक वही टूल है हम्म जो पहले हमारे पास, हमने उसको नाम दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक अच्छी हम्म बात है। जी। लेकिन जो पहले हमारे पास पेपर एंड पेन था वो बाद में एक कंप्यूटर बन गया, और हम्म वही कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रेस होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया। यानी उसके जो हम्म प्रोसेसर में हम्म कुछ ऐसे ह्यूरिस्टिक्स और एल्गोरिदम्स इंडक्ट की गई हैं हम्म जिनकी बिना पर वो पिछली जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम्म प्रोसेस करके नई नॉलेज जनरेट कर देता है। जी 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 जी। और वो मॉडल्स वही लेता है जो ह्यूमन मॉडल हैं थिंकिंग के, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के। जी। लेकिन वो सिर्फ टूल है। हम्म अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग का जो जो कैपेसिटी है वो ह्यूमन की है। हाँ। तो ह्यूमंस जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हाँ एक ज़्यादा एफिशिएंट टूल की मदद की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ। वो ह्यूमन जजमेंट मेकिंग नहीं हो सकती है। हम्म तो मैं तो ये कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो हम्म एक ज़्यादा संवर्धित, ज़्यादा हम्म प्रोसेस्ड, ज़्यादा प्यूरिफाइड टूल है हम्म जो हमारे हमारे कामों को आसान बना रहा है। दैट्स हाँ, इट। बस मतलब इतना वो एक्यूरेट है, मगर इतनी एक्यूरेट नहीं है जो जो आपका एविडेंस बेस्ड है, वो बात सही है। इट माइट बी हाँ, क्विकर। इट माइट बी क्विकर। it is quicker, it is making your life further easier, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग में एफिशिएंट नहीं है। बस इतना है। डॉक्टर साहब, एक आपसे गुजारिश है कि 2 मिनट में अगर हम लोग सम अप कर सकते हैं तो जी जी। बहुत ही वक्त हो। अच्छा अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके। और ऐसा लगा कि भाई सारे संगीत के सारे सातों सुर भी आ गए हैं। और जी क्या कहते हैं, आप तो खैर 7 समुंदर भी पार करके आए हैं। और आपने एकदम कहते हैं मतलब ऐसे रंगों में हम लोग को, ह्यूमन रंग में आपने ऐसे डाल दिया कि मतलब कितने फेजेस होते हैं कहते हैं ह्यूमंस के मतलब ऑल द 7 कलर्स हैव बीन प्रोजेक्टेड वेरी वेल। जी तो मैं जी। यही चाहता हूँ कि आप इसको सम अप करें, और हम आपको आप कहते हैं कैसे हम फिर आप गुजारिश करेंगे फिर से आप आए अपनी टीम के साथ। और मैं आपकी टीम का भी बहुत गुजार होगी वो आए, और आप जी लोग जी। ने अपना वक्त दिया। और अगर मेरे सवाल कुछ अजीब गरीब लगे भाई साहब, तो आप नहीं जरूर माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं, अनजान अनजान अनजान। आपके आपके सवालात बहुत ही रिलीवेंट और यूजफुल थे। और जिन लोगों को एविडेंस बेस्ड जैसा एक अजीब सा फॉरेन सा टर्म लगता है, और उनके लिए काफी क्लेरिफाइंग थॉट्स थे। मुझे जो अपनी तरफ से समअप करना है वो ये करना है कि मैंने बस जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसके पीछे एक जज्बा है। जब से मैंने रिसर्चर बना हूँ सन 1998 में, तो सिर्फ कोशिश ये थी कि सोसाइटी के को कंट्रीब्यूट करने वाला कोई काम करूँ, चाहे वो छोटे लेवल पर हो या किसी किसी अम्ब्रेला एक्टिविटी का हिस्सा हो। और उसी सिलसिले में पहले मैंने चाइल्ड अब्यूज पे काम किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम किया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी की जो रिसर्च है वो ज़्यादा एफिशिएंट लगती है, वो बहुत सारे एरिया ऑफ स्टडीज में अप्लाई हो सकती है, तो उसमें काम करने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने, खुदा ने मुझे इस काम के लिए शायद नहीं हुक्म हाँ दिया है। सही। नहीं, हुक्म क्या, और बिल्कुल। हाँ, और इस बारे में एक छोटा सा शेर भी मैं आप लोगों के जरिए अल्लाह ताला के सामने पेश करना चाहूंगा कि बाग बहश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों। हम्म बाग बहश्त से मुझे हाँ हुक्म सफर दिया था क्यों, जी जी जी। हाँ, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। तो अभी बिल्कुल। बहुत अभी अभी मैं जाने
जाने के मूड में नहीं हूँ, बहुत सारा काम अभी भी तो है, पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है। और आप लोगों की दुआएं और मोहब्बत अगर रहेगी तो आगे हम सब लोग मिलकर नहीं डॉक्टर साहब, कुछ आप ये अच्छा काम देखिए, राजीव भैया की एक टीम है पूरी वॉलंटियर्स की, पता नहीं ग्लोबली तो करें। है 33,000 से ऊपर। हाँ, जी तो जी किसी तरह से हमारी मदद या किसी तरह से हम लोग कुछ कर सकते हैं तो हम जी, अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। बिल्कुल, ये मेरी और खुशनसीबी है कि हम हम्म, सब एक बड़ी हम्म, फैमिली है, और बड़ा टीम है। और ये तो हमको इतना भाई, मैं तो बिल्कुल आज वो कहते हैं स्टारी आइड हो गया हूँ कि आज इतने सारे स्टार्स आए हैं कि हम जी मतलब उनकी जगमगा घाट से थोड़े से वो आंखें थोड़ी झिलमिलाने लगी है। जी भाई, Ali जी bhai, भाई, with your due permission, जी अली कहते हैं since राजीव। since I had invited Swaminathan Anna to be the observer हाँ हाँ of the show, हाँ and हाँ mind it, हाँ he will be coming on हाँ। your show on the 30th, ओके 30. जी दादा। So, as an observer, हम्म, now that the show is ending, I am taking this also in recording. हम्म, Let us hear out a candid हम्म। observation views from Swaminathan Anna. Yes, Anna. अन्ना, अवेज अन्ना। Yes, sir. Am I audible? यस यू आर अन्ना, No, ऑडिबल। no, हाँ, no, no. It's low. You have लो। to speak loudly. Oh, okay. 1 minute, 1 minute. Am I audible? No. यस यस, नाउ यू ऑडिबल सर। Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Rajiv, and thank you for the panel of these experts for this wonderful, wonderful evening. A great vistas, a new learning, a new concept in which Dr. Dawood Saab has brilliantly explained. And it is really an eye-opener. Thank you, sir, for this wonderful, wonderful evening session, which has brought in a real new eye-opener and a new challenging open areas. In fact, I was wondering when all these were in place, why or how Pfizer's vaccines, which failed in many places, were allowed to first of all be executed during the COVID regime. And anyway, that's a different bureaucratic aspect, which I don't want to drill and well into it. And it's a delicate matter also, Very because we delicate. have been seeing it in newspapers and this thing. So what I meant is there should be more watchful sort of scenarios to ensure that product which is coming out is totally foolproof and safe for humans at large in the long run. Thank you very much, sir, for this excellent eye-opening scenario and a beautiful evening. थैंक यू अन्ना, थैंक यू Great, थैंक अन्ना। यू मिस्टर great day, great day. थैंक यू अन्ना, सी यू सून अगेन ऑन 30th। एंड दाऊद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत इट्स माय शुक्रिया। प्लेजर, इट्स माय शाहीन प्लेजर, साहब थैंक यू। और डॉक्टर ख्वाजा, डॉक्टर मोहम्मद शाहीन अंसारी, बहुत बहुत खुशी हुई आप लोग से मिलके। एंड राजीव भैया, Dr. अब Gagan will be sharing the screenshot हाँ, हाँ। through me.